हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे डायनापार इंजेक्शन के बारे में। तो हम सीखेंगे उसके बेसिक यूज़ के बारे में, फिर उसके डिटेल फार्माकोलॉजिकल स्टडी करेंगे कि जिसके अंदर उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसके डोज, कॉन्ट्राइंडिकेशंस एंड साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी स्टडी करते हैं। फिर उसके लेबल के ऊपर आप देखते होंगे कि पीछे लिखा हुआ है ये AQ। तो किसी भी लेबल के ऊपर आपको पीछे देखने को मिलेगा ये AQ कि डायनापार AQ इंजेक्शन। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस AQ कि AQ का मतलब क्या होगा, तो वो भी मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ आगे ये वीडियो लेक्चर में। फिर ये इंजेक्शन को सेफली यूज़ करने के लिए इसका प्रॉपर अच्छे से सेफ यूज़ हो, इसके लिए जानना पड़ता है प्रॉपर कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में, फिर प्रिकॉशंस के बारे में जानना पड़ता है। तो वो सब जानकारी भी ये वीडियो लेक्चर में हम आपको डिटेल में प्रोवाइड करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर में। एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारॉक्स। थैंक यू फॉर बी इन 1 लाख फैमिली ऑफ फार्मारॉक्स। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ। सब्सक्राइब करिए चैनल, प्रेस करिए बेल आइकॉन। यूज़ द ऐप फार्मारॉक्स की जहाँ पे आप स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर वगैरह एक्सेस कर पाओगे। तभी डाउनलोड करिए फार्मारॉक्स की जो एंड्रॉयड ऐप है गूगल प्ले स्टोर ऊपर और एप्पल आईफोन ऐप ऑन ऐप स्टोर। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, तो अभी डाउनलोड कर सकते हैं ऐप फार्मारॉक्स। शुरू करते हैं आज के लेक्चर में और समझते हैं सबसे पहले डायनापार इंजेक्शन के यूज़ के बारे में। तो डायनापार जो इंजेक्शन है, डायनापार इंजेक्शन इज़ ए पेन किलर, मतलब कि जो पेन रिलीविंग हम कहते हैं मेडिसिन, कम अंडर द क्लास ऑफ मेडिसिन्स कॉल एनाल्जेसिक। तो डायनापार का जो इंजेक्शन है वो हम जो अलग अलग फार्माकोलॉजिकली क्लासिफिकेशन सीखते हैं और उसमें जो एनाल्जेसिक कैटेगरी आती है, कौन सी? एनाल्जेसिक। तो एनाल्जेसिक कैटेगरी के अंदर ये इंजेक्शन जो है वो आता है और उसके अंदर जो हम कोई मेडिसिन्स का है तो दैट इज़ डाइक्लोफेनेक सोडियम 75 mg इज़ द मेन API, active pharmaceutical ingredient present in this injection that is called डायनापार AQ इंजेक्शन। मतलब कि डायनापार जो है वो पेन किलर के तौर पे यूज़ होता है, स्पेशली पेन रिलीविंग इंजेक्शन के तौर पे यूज़ होता है और इसके अंदर जो मेन मेडिसिन होती है दैट इज़ अ डाइक्लोफेनेक सोडियम और उसकी जो स्ट्रेंथ होती है दैट इज़ अ 75 mg। तभी आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि ये पीछे AQ लिखा है, तो ये AQ का मतलब क्या है? तो AQ दैट मीन्स कि जो लैटिन टर्म है A फॉर एक्वा एंड Q फॉर AQ मतलब कि एक्वा डिस्टिलाटा, जिसका मतलब होता है डिस्टिल वाटर, जिसका मतलब होता है डिस्टिल वाटर की जो एक लैटिन टर्म है। तो एक्वा डिस्टिलाटा जो पूरा वर्ड है उसके शॉर्ट फॉर्म को यहाँ पे AQ करके लिखा है। तो ये लिखने के पीछे का जो रीज़न है बिकॉज कि ये इंजेक्शन है टोटली एक्वियस एंड फ्री फ्रॉम प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, कि ये इंजेक्शन के अंदर प्रोपिलीन ग्लाइकॉल जो है वो ऐड नहीं किया हुआ है, डायरेक्टली जो है वो बना हुआ है एक्वियस मीडिया के अंदर, एक्वियस मीडिया की जिसको हम कहते हैं वाटर। और उसमें भी जो AQ मतलब कि जो डिस्टिल वाटर है वो स्पेशली प्रेफर किया जाता है टू प्रिपेयर दिस टाइप ऑफ इंजेक्शन। तीसरी के लिए उसके जो पीछे है वो लिखा हुआ है AQ। आगे समझते हैं कि डायनापार जो इंजेक्शन है वो RX ओनली इंजेक्शन है, मतलब कि प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिकेशन है एंड इट कंटेन्स द डाइक्लोफेनेक विच बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स कॉल नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। तो डायनापार के अंदर जो मेन मेडिसिन है वो है डाइक्लोफेनेक
और डाइक्लोफेनेक तो हम जानते ही है कि वो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है एंड इट इज़ वन ऑफ द पावरफुल पेन किलर मेडिसिन की जिसको हम कहते हैं एनाल्जेसिक। तो ये खास आपको ध्यान रखना है कि ये RX ओनली है, प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिकेशंस रहता है ये कि ये इंजेक्शन को प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोवाइडर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ, उनके एडवाइस के साथ और प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद ही उसको यूज़ करना है। तो ये अच्छे से आपको याद रखना है डायनापार के बारे में। फिर जो हम मैन्युफैक्चर देखें तो ट्रॉइका फार्मास्यूटिकल लिमिटेड इज़ द मैन्युफैक्चर ऑफ डायनापार इंजेक्शन दैट हैव ए 75 mg/ml स्ट्रेंथ। कि यहाँ पे देख सकते हैं कि डाइक्लोफेनेक सोडियम इंजेक्शन 75 mg/ml, जिसके अंदर लिखा है कि सरफेक्टेंट फ्री, और यहाँ पे जो कंपनी का लोगो है कि ट्रॉइका फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। एंड ट्रॉइका फार्मास्यूटिकल लिमिटेड फाउंडेड इन द ईयर ऑफ 1983 and it is a Indian multinational pharmaceutical company headquarters in अहमदाबाद, गुजरात। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो डायनाफर इंजेक्शन की जो मैन्युफैक्चर है तो वो ट्रॉइका फार्मास्यूटिकल से, कि ट्रॉइका फार्मास्यूटिकल और उसका जो हेड क्वार्टर्स हम कहे तो दैट इज़ इन अहमदाबाद, गुजरात। और ये जो फार्मा कंपनी है वो इंडियन बेस मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है और उसका शुरुआत हुआ था 1983 के अंदर। तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस डायनापार इंजेक्शन? तो डायनापार इंजेक्शन का यूज़ क्या है? तो इट इज़ यूज टू ट्रीट पेन। मेन तो वो पेन रिलीवर्स के तौर पे यूज़ होता है, बट कौन से टाइप के पेन्स के अंदर ये इंजेक्शन जो है वो पेशेंट को दिए जाते हैं? तो इट इज़ एसोसिएटेड विद द कंडीशंस ऑफ द पेन लाइक द गाउट, कि जब किसी को गाउट के कारण काफ़ी पेन हो रहा है, माइग्रेन हेडेक के कारण जो पेन हो रहा है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर पेन हो रहा है, देन स्प्रेन्स ऑफ मसल्स एंड जॉइंट एंड माइल्ड टू मॉडरेट फीवर इन सम केसेस। कि माइल्ड टू मॉडरेट फीवर के कारण भी जब आपको बॉडी पेन्स होते हैं तो उस वक्त भी ये इंजेक्शन जो है वो पेशेंट को दिए जाते हैं। एंड इट इज़ यूज टू ट्रीट पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस एंड जॉइंट पेन इन कंडीशंस लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस। कि ऐसी कंडीशन की जिसके अंदर आपको जो हम कहें कि आर्थराइटिस की जो हम कंडीशन सोचते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट के अंदर जब आपको पेन की ट्रीटमेंट करनी है, साथ में पेशेंट को वहाँ पे स्वेलिंग भी है जॉइंट के ऊपर, जॉइंट पेन कर रहे हैं और वहाँ पे साथ ही मसल्स के अंदर स्टिफनेस हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन के अंदर ये इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है। तो डायनापार इंजेक्शन के लिए जो डायरेक्शंस है यूज़ के लिए, तो डायनापार गिवन टू द पेशेंट बाय डॉक्टर और नर्स विथ प्रॉपर एक्सपर्ट टेक्निक्स। कि प्रॉपर एक्सपर्टाइज के साथ ही ये इंजेक्शन को पेशेंट को दिए जाते हैं एंड दे गिव इट बाय इंट्रावेनस इन्फ्यूजन, अ ड्रिप इनटू वेन, और बाय एन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, एन इंजेक्शन इनटू ए मसल्स। कि चाहे उसको आप इंट्रावेनसली आईवी ड्रिप के तौर पे देते हैं वेन के अंदर, ये एक तरीका है, और दूसरा जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जाता है। और यहाँ पे एक एडवाइस है कि डायरेक्शन के लिए रहता है कि जो इंजेक्शन को यूज़ करने के लिए जो डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन आपके लिए प्राइम इम्पोर्टेंट रहेगी, दैट इज़ कि डोंट डू द सेल्फ मेडिकेशन। ऐसा नहीं कि ये इंजेक्शन का आप सेल्फ मेडिकेशन करते हो, इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग कि डोंट डू द सेल्फ मेडिकेशन ऑफ डायनापार इंजेक्शन। इसको प्रॉपर जो एक्सपर्ट्स जो हम कहते हैं कि जो डॉक्टर्स है या फिर नर्सिस के थ्रू ही ये इंजेक्शन को जो है वो लगाना चाहिए।
उसके जो इंडिकेशंस हम देखें कि जो फार्माकोलॉजिकल मेन यूजेस हम देखें, तो इसको जो प्रिस्क्राइब कब किया जाता है कि बिकॉज ये तो हम जानते हैं कि RX ओनली है, तो उसको प्रिस्क्राइब कब किया जाता है, तो इट इज़ प्रिस्क्राइब फॉर रिलीव द पेन ड्यूरिंग द फॉलोइंग मेडिकल कंडीशंस। जैसे कि फर्स्ट हम देखें तो जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जो पेशेंट्स है उनको ये प्रिस्क्राइब किया जाता है। फिर सेकंड ऑस्टियो आर्थराइटिस कि जिसके अंदर मेनली एसोसिएटेड है पेन रिलेटेड टू द जॉइंट्स, कि जो जॉइंट्स होते हैं बोन के या फिर जो बोन होते हैं वहाँ पे पेन होता है, तो उस वक्त ये इंजेक्शंस पेशेंट को दिए जाते हैं। तीसरी कंडीशन दैट इज एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और उसके कारण होने वाले पेन को रिलीव करवाने के लिए। फिर फोर्थ दैट इज डिसमेनोरिया के अंदर माइग्रेन जब हेडेक होता है तो उस वक्त काफ़ी सीवियर पेन होता है और वो पेन को रिलीव करवाने के लिए भी डायनापर इंजेक्शन जो है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है। एंड नंबर 6 दैट इज माइल्ड टू मॉडरेट पेन, मतलब कि हम शॉर्ट में ऐसा एक कह सकते हैं कि जो अलग अलग जो पेन होते हैं स्पेशली और पेन के कारण होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस एज वेल एज जो इन्फ्लेमेशंस के कारण पेन हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन के अंदर डायनापर इंजेक्शन को जो है वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाते हैं। तो ये हो गए उसके इंडिकेशन। तो इंडिकेशन मतलब कि हम कहें तो फार्माकोलॉजिकल यूज या फिर उसके मेडिकल यूजेस। तो कौन से मैकेनिज्म पे ऊपर ये काम करता है वो जानना जरूरी है कि जो डायनापर इंजेक्शन है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो इट वर्क बाय ब्लॉकिंग द केमिकल मैसेंजर्स इन ब्रेन दैट टेल अस वी हैव पेन, कि जो नर्वस सिस्टम के अंदर हम देखते हैं कि जो हमारे न्यूरॉन्स है वो पेन सेंसेशन है वो हमारे ब्रेन की ओर ले जाती है। तो समझो कि आपका ये सेंस ऑर्गन है कि जहाँ पे आपको हो रहा है पेन, तो ये मैसेज लेकर हमारी जो ब्रेन की जो न्यूरॉन्स होती है, तो ये न्यूरॉन मैसेज लेकर जाती है हमारे ब्रेन की ओर कि जो हमारा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जहाँ पे पेन होता है वो होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का रीजन। तो यहाँ से पेन के जो सेंसेशन है वो हमारे ब्रेन तक पहुँचते कि जिसके कारण हमें पता चलता है कि ये बॉडी पार्ट या फिर यहाँ पे जो है वो पेन हो रहा है। तो ये जो डायनापर क्या करता है, ये जो केमिकल्स जब रिलीज होते हैं कि एक न्यूरॉन, फिर उसके बाद ये सेकंड न्यूरॉन, थर्ड न्यूरॉन, ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन होके ये जो सेंसर इसे ब्रेन तक जो मैसेज पहुंचाने का काम करती है। तो यहाँ पे जो ऐसे मैसेंजर्स होते हैं केमिकल की जिसको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, तो वो न्यूरोट्रांसमीटर एज वेल एज जो कुछ ऐसे केमिकल्स की एक्टिविटीज़ को ये टेम्पररी ब्लॉक करता है, जिसके कारण जो हमें जो सेंसेशन जो है वो बंद हो जाते हैं रिगार्डिंग द पेन। और उसके अंदर भी हम जो देखें स्पेशली कि इट इन्वॉल्व्स इन इनहिबिशन ऑफ साइक्लोऑक्सीजिनेस, कि जिसको हम कहते हैं COX-1 एंड COX-2, एंड डाइक्लोफेनेक्स इज ए पोटेंट इनहिबिटर ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इन विट्रो। तो यहाँ पे देखिए कि अराचिडोनिक एसिड जो होता है वो आगे जाके प्रोस्टाग्लैंडिन्स के अंदर कन्वर्ट होता है और उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं COX-1 एंड COX-2। तो ये दोनों के इन्वॉल्वमेंट के कारण ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है वो फॉर्म होता है और वो आगे जाके जो है प्रोस्टाग्लैंडिन की जो मेडिएटर ऑफ पेन, इन्फ्लामेशन एंड फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर समझो कि हम प्रोस्टाग्लैंडिन को जो है उसका फॉर्मेशन ना होने दे, तो उसके कारण क्या होगा कि जब हम ये डाइक्लोफेनेक देते हैं, ये इंजेक्शन देते हैं डायनापार का, तो ये क्या करेगा
कि यहाँ पे जो नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग क्या करेंगे, ये जो पाथवे है उसको ब्लॉक कर देंगे। तो कॉक्स की एक्टिविटी जो है वो ब्लॉक करवा देंगे, जिसके कारण आगे जाके प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन नहीं होगा। प्रोस्टाग्लैंडिन्स का फॉर्मेशन नहीं होगा तो जिसके कारण जीआई म्यूकोसल जो प्रोटेक्शन होता है, हीमोस्टेसिया होता है, वो भी नहीं होगा। एज वेल एज जो मीडिएटर ऑफ पेन थे वो बंद हो जाएंगे। इन्फ्लामेशन जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस होगा एंड फीवर में भी पेशेंट को फ़ायदा होता है। तो इस तरह से ये काम करता है बाय इनहिबिट साइक्लोऑक्सीजिनेस की। कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 की ज़रूरियत क्या है कि अराचिडोनिक एसिड प्लस ये कॉक्स मेडिएटर्स कंबाइन होके बनाते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के ऊपर काम करता है ये डायनाफार इंजेक्शन की, जिसके अंदर मेन मेडिकेशन है डाइक्लोफेनेक सोडियम, और डाइक्लोफेनेक सोडियम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। ये इंजेक्शन के हम साइड इफ़ेक्ट्स देखें तो इंजेक्शन की जो साइट होती है वहाँ पे जो है वो पेन होना, स्वेलिंग होना एंड रेडनेस होना। कि इंजेक्शन साइट के ऊपर कि जिस जगह पे इंजेक्शन जो है वो लगाया है वो जगह पे पेशेंट को जो है वो पेन हो सकता है, स्वेलिंग होती है, एज वेल एज वहाँ पे जो है वो रेडनेस होता है। फिर दूसरी कंडीशन हम देखें तो पेशेंट को वहाँ पे होता है दूसरी जो कंडीशन देखें तो वॉमिटिंग होती है, कि जो असर होती है उसके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक ऊपर। तो जीआई ट्रैक की जो इफ़ेक्ट के तौर पे पेशेंट को जो है वो वॉमिटिंग हो सकती है, साथ में स्टमक पेन भी रहता है, कि जो हम कहते हैं कि एब्डोमिनल ब्लोटिंग जैसा होना, नोज़िया वॉमिटिंग जैसा फील होना, एब्डोमिनल पेन होना कि जो स्टमक पेन कहते हैं हम। फिर आगे जाके एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, नोज़िया रहता है, इनडाइजेशन जैसी कंडीशन प्रोड्यूस होती है। फिर हार्ट बर्न रहता है कि बर्निंग फीलिंग जो हम बात करते हैं वो होना, और फिर लॉस ऑफ एपेटाइट। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस जो है वो देखने को मिलते हैं एज अ साइड इफेक्ट इन वेरियस पेशेंट आफ्टर गिविंग दिस डायनापार इंजेक्शन। तो कुछ पेशेंट्स के अंदर ये जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो नोटिस की जाती है आफ्टर गिविंग दिस इंजेक्शन इन ए पेशेंट बाय आईवी और बाय इंट्रामस्कुलरी। तो डायनापार इंजेक्शंस के लिए जो क्वेश्चन है, वार्निंग है, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि डू नॉट मेक द यूज़ ऑफ अल्कोहल विथ डायनापार। कि अगर समझो कि आपको डायनापार इंजेक्शन लगाया है तो डू नॉट मेक द यूज़ ऑफ अल्कोहल, कि अल्कोहल कंजप्शंस को अवॉइड करना चाहिए। ये मतलब ये है कि अवॉइड द यूज़ ऑफ अल्कोहल, कि अल्कोहल का यूज़ जो है वो अवॉइड करना चाहिए किसी भी व्यक्ति को, कि जब उसको डायनापार के जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो एज अ पेशेंट काउंसलिंग भी जो फार्मासिस्ट होते हैं, नर्सिंग स्टाफ होता है, फिजिशियन से, वो भी उनको एडवाइस देते हैं रिगार्डिंग टू अवॉइड द यूज़ ऑफ अल्कोहल इफ़ यू आर टेकिंग द डायनापार इंजेक्शन। कि अगर कोई डायनापार के इंजेक्शन ले रहा है तो उसको अल्कोहल का जो कंजप्शन है कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। तो डू नॉट मेक द यूज़ ऑफ अल्कोहल विथ डायनापार। सेकंड वार्निंग ये है कि डायनापार इंजेक्शन इज अनसेफ टू यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एज देयर इज ए डेफिनेट एविडेंस ऑफ रिस्क टू द डेवलपिंग बेबी। कि जो बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है उसके जो डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो असर हो सकती है, जिसके कारण प्रेगनेंसी के दौरान ये अनसेफ है। तो गलती से भी कभी जो प्रेगनेंसी के दौरान डायनापार इंजेक्शन जो है वो नहीं लेना चाहिए। और समझो कि कोई कंडीशन में इंजेक्शन दिया जाता है तो प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की आपको के उसके साथ अच्छे से डिस्कशन करनी चाहिए, और अल्टरनेटिव कोई दूसरा ऑप्शन हो तो डायनापार जो है वो कम्प्लीटली अवॉइड करनी चाहिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी।
डू नॉट ड्राइव द व्हीकल आफ्टर डायनापर इंजेक्शन, कि अगर समझो कि किसी को डायनापर इंजेक्शन दिया जाता है तो पेशेंट को एडवाइस दी जानी चाहिए कि डू नॉट ड्राइव द व्हीकल। तो फर्स्ट वार्निंग ये थी कि अल्कोहल यूज़ नहीं करना चाहिए ये इंजेक्शन के साथ। सेकंड वार्निंग ये है कि अनसेफ है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, और तीसरी वार्निंग ये है कि डू नॉट ड्राइव द व्हीकल आफ्टर डायनापर इंजेक्शन बिकॉज इट मे कॉज हेडेक, ब्लर विजन, डिजीनेस और ड्रॉसीनेस इन सम पेशेंट। मतलब कि आपको ये इंजेक्शन लेने के बाद नींद आ सकती है, आपकी विज़न ब्लर हो सकती है, हेडेक जैसा हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में समझो कि आप ड्राइव करते हैं तो आपके लिए जो है वो सेफ नहीं होगा, जिसके कारण सेफ्टी के तौर पे डू नॉट ड्राइव द व्हीकल आफ्टर डायनापर इंजेक्शन। फोर्थ वार्निंग हम देखें तो यूज ऑफ डायनापर इंजेक्शन शुड बी यूज विथ प्रॉपर कोशन इन पेशेंट विथ किडनी डिसीज, कि अगर किसी को किडनी डिसीज है तो ऐसी कंडीशन में विथ कोशन यूज करना चाहिए या फिर उसको करना चाहिए अवॉइड करना चाहिए। तो ये एक सेफ्टी या फिर कोशन या फिर वार्निंग रहेगी डायनापर इंजेक्शन के बारे में। फिर अवॉइड ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग दिस इंजेक्शन, कि ये इंजेक्शन की समझो कि ट्रीटमेंट चल रही है तो उसके दौरान जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग को अवॉइड करना चाहिए बिकॉज इट पासिस इनटू द ब्रेस्ट मिल्क इन स्मॉल अमाउंट, कि जो ब्रेस्ट के मिल्क के थ्रू स्मॉल अमाउंट के अंदर वो बेबीज के अंदर भी ट्रांसफ़र हो सकता है, जिसके कारण इट इज़ एडवाइज टू स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट टू अवॉइड सम साइड इफ़ेक्ट्स इन ए स्मॉल बेबी, कि छोटे बच्चों के अंदर ये जो है वो कम्प्लीटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है डायनापर इंजेक्शन एज वेल एज डाइक्लोफेनेक। तो ये समझदारी इसी में रहेगी कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान या फिर कोई लैक्टेशन पीरियड्स के अंदर है तो उसको ये जो है वो मेडिकेशन अवॉइड करनी चाहिए, या फिर मेडिकेशन ले रहे हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग को अवॉइड करिए, जिसके कारण उसकी जो हार्मफुल इफ़ेक्ट है, उसकी जो साइड इफ़ेक्ट है वो छोटे बच्चे के ऊपर ना पड़े कोई। फिर है 6 दैट इज डोंट यूज इफ पर्सन हैव ए अस्थमा और ही और सी एक्सपीरियंस प्रोन टू सीजनल एलर्जीज, रेनिटीज एंड अदर लंग एंड थ्रोट प्रॉब्लम। तो अगर किसी को एस्थमा है, उसके अलावा जो हम रेस्पिरेटरी ट्रैक रिलेटेड दूसरी हम डिसीजेज देखें, लंग्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, थ्रोट प्रॉब्लम है, सीजनल एलर्जीज वगैरह रहती है, एलर्जिक रेनिटीज वगैरह है, तो ऐसे कंडीशन में भी उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखें तो एलर्जीज टू डाइक्लोफेनेक, कि अगर किसी को डाइक्लोफेनेक की एलर्जी है तो ऐसे कंडीशन में ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है। कॉन्ट्राइंडिकेशन मीन्स डू नॉट यूज, डू नॉट यूज, गलती से भी यूज नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ है कि कॉन्ट्राइंडिकेशंस, क्योंकि एलर्जिक टू डाइक्लोफेनेक, अगर किसी को डाइक्लोफेनेक की एलर्जी है तो आपको पहले ही आपके जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनको बता देना चाहिए, या फिर जो भी आपको पेशेंट काउंसलिंग करते हैं उस दौरान पेशेंट को पूछना जरूरी है कि आपको डाइक्लोफेनेक की एलर्जी है या नहीं। सेकंड, कि एक्टिव स्टमक और इंटेस्टाइनल अल्सर और ब्लीडिंग प्रॉब्लम, अगर समझो कि किसी को ऑलरेडी स्टमक और इंटेस्टाइन रिलेटेड अल्सर है और ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स है तो ऐसी कंडीशन में भी उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। तीसरी, हिस्ट्री ऑफ स्टमक अल्सर्स और ब्लीडिंग ड्यू टू यूज़ ऑफ पेन किलर। कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को पेन किलर्स लेने के बाद, और उसमें भी स्पेशली जो डाइक्लोफेनेक है कि जो वो काफ़ी पावरफुल रहता है, तो वो लेने के कारण उसके साइड इफ़ेक्ट के तौर पे स्टमक अल्सर्स हो जाते हैं, ब्लीडिंग होती है, तो वो केसेस के अंदर उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। फिर डोंट यूज़ इफ़ द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम ब्रेन
and heart disease like heart attack, stroke and heart failure। तो ये भी आपके लिए जानना जरूरी है कि अगर किसी को ब्रेन एंड हार्ट रिलेटेड डिसीज है तो वो पेशेंट्स को कभी भी डायनापार का इंजेक्शन नहीं देना चाहिए। तो डायनापार इंजेक्शन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन ए पेशेंट हु आर सफरिंग फ्रॉम ब्रेन एंड हार्ट रिलेटेड डिसीज लाइक हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक एंड हार्ट फेलियर। फिर देखें 5वें नंबर पे कॉन्ट्रा इंडिकेशन कि डोंट यूज टू द पेशेंट हैव ए प्रॉब्लम विथ ब्लड सर्कुलेशन और एनी सर्कुलेटरी डिसीज, मतलब कि ब्लड सर्कुलेशन रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम है तो उसको भी ये नहीं देना चाहिए। फिर नंबर 6 पे देखें तो एक्टिव लीवर और किडनी फेलियर, कि किसी का किडनी का प्रॉब्लम है, किडनी फेलियर का पेशेंट है या फिर लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको भी नहीं देना चाहिए। ऑल्सो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, डोंट यूज इन ए चिल्ड्रन अंडर द 14 ईयर्स ऑफ एज अंडर एनी सर्कमटेंस, किसी भी हालत में या फिर किसी भी कंडीशन के अंदर यूज नहीं करना है इन चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज। उसके बाद देखिए कि हिस्ट्री ऑफ ब्लड क्लोटिंग डिसऑर्डर्स, कि अगर किसी को ब्लड क्लोटिंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स हुए थे ड्यू टू द साइड इफेक्ट ऑफ डायनापार तो उनके लिए भी आपको ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। एंड नंबर 10 सर्जरी एसोसिएटेड रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, कि सर्जरी या फिर कोई ऑपरेशन हुआ है पेशेंट का तो उसके कारण जो ब्लीडिंग का रिस्क रहता है तो उस वक्त उसके पेन सेंसेशन कम करने के लिए डायनापार जो है वो यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज उसके कारण शायद ब्लीडिंग जो है वो और बढ़ सकती है और जो ब्लड लॉस हो सकता है आफ्टर सर्जरी और ऑपरेशन। तो ये अवॉइड करने के लिए ये हम कहे तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड से, तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड का मीनिंग हमेशा आप याद रखिए, उसका मतलब ये रहेगा कि डू नॉट यूज इन फॉलोइंग कंडीशन, डू नॉट यूज इन दिस कंडीशंस। अब जान लेते हैं उसके सेफ यूज। तो ये सब कॉन्ट्रा इंडिकेशन से, साइड इफेक्ट से, प्रिकॉशन से, वार्निंग है तो उसको किस तरह से सेफली यूज किया जाए। तो सबसे पहले तो फॉर द सेफ यूज ऑफ डायनापार मस्ट फॉलो द फॉलोइंग कंडीशंस। ये जो हम जान रहे हैं वो कंडीशन को जरूर से फॉलो करनी चाहिए। कि सबसे पहले तो अच्छे से प्रॉपर डायग्नोसिस, कि जो भी पर्सन है उसका प्रॉपर डायग्नोसिस होना चाहिए। और डायग्नोसिस के तौर पे जो अलग अलग समझो कि जो आपको रीज़न जानना है उसके कंडीशन का, तो उसके लिए प्रॉपर जितने भी अलग अलग डायग्नोस्टिक फीचर्स रहते हैं, कि जैसे कि आप कोई इमेजिंग टेस्ट वगैरह किए जाते हैं, बॉडी फ्लूइड्स रिलेटेड जो टेस्ट होते हैं कि लाइक ब्लड टेस्ट किया जाए, सीरम टेस्ट किया जाए, यूरिन टेस्ट किया जाए। फिर दूसरे जो डायग्नोस्टिक फीचर्स है कि लाइक फिजिकल एग्जामिनेशन वगैरह, तो वो सब अच्छे से डायग्नोसिस होना चाहिए, उसके बाद ही ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। सेकंड जरूरी है पेशेंट काउंसलिंग, कि अच्छे से पेशेंट को काउंसलिंग करना चाहिए, उसकी मेडिकल हिस्ट्री जरूर से चेक करनी चाहिए। और मेडिकल हिस्ट्री के दौरान जो हमने देखा कि प्रीवियसली उसको कोई स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम था, स्टमक अल्सर था, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ये सब आपको तब पता चलेगा कि जब अच्छे से पेशेंट की आप मेडिकल हिस्ट्री जानते हैं, उसका अच्छे से पेशेंट काउंसलिंग होता है। एंड इंजेक्शन खास देने चाहिए बाय द एक्सपर्ट ओनली एंड मस्ट रीड द वार्निंग्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस बिफोर द यूज। कि ऐसा नहीं कि कोई आपके पास पेशेंट है कि जिसको काफ़ी सीवियर पेन हो रहा है और तुरंत आप उसको ये डायनापार का इंजेक्शन लगाए, तो ये जो है वो एडवाइजेबल नहीं रहेगा।
बिकॉज पेशेंट सेफ्टी इज फर्स्ट, कि पेशेंट सेफ्टी इज द फर्स्ट, कि जो पेशेंट की सेफ्टी है वो खास इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये इंजेक्शन के कारण समझे कि उसके ऊपर अलग अलग रिस्क आ सकते हैं, तो इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। और उसके ऑप्शन में जो दूसरे पेन किलर्स होते हैं, जैसे कि आप सिंपल एसिक्लोफेनेक लेते हैं, या फिर उसके पैरासीटामोल के साथ कॉम्बिनेशन आते हैं वो यूज़ करें, या फिर इसके जेल यूज़ करने से भी समझो कि पेशेंट ट्रीट हो जाता हो, या फिर इसके टैबलेट से, तो इंजेक्शन जो है वो आप अवॉइड कर सकते हैं। तो ज़रूरी है सबसे पहले डायग्नोसिस का, पेशेंट काउंसलिंग का, उसकी मेडिकल हिस्ट्री चेक करने का, फिर इंजेक्शन लगाए तो प्रॉपर एक्सपर्ट टाइस के साथ। एंड ज़रूर से जो हमने ये लेक्चर में जो सीखे कि जो वार्निंग्स थे, कॉन्ट्राइंडिकेशंस थे, वो ज़रूर से एक बार आपको रीड करने चाहिए बिफोर द यूज़ ऑफ दिस डायनापर इंजेक्शन। बिकॉज सेफ्टी खास इंपॉर्टेंट है, कि अगर कोई पर्सन भी उसका सेल्फ मेडिकेशन करता है तो वो भी हम हमेशा आपको कहते हैं कि डोंट मेक द सेल्फ मेडिकेशन, डोंट मेक सेल्फ मेडिकेशन, बिकॉज वो डेंजरस होता है। प्रॉपर आपको डायग्नोसिस के बाद, आपका अच्छे से काउंसलिंग करवाने के बाद ही मेडिकेशंस लेने चाहिए। तो ये था डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द डायनापर इंजेक्शन। हमारे जो लेक्चर नोट्स होते हैं, पीडीएफ्स वगैरह होते हैं, वो फार्मारॉक्स की आप ऊपर मिल जाएंगे, कि जो सब्जेक्ट्स वाइज नोट्स रहते हैं, पीडीएफ यानी पीपीटीज रहती है हमारे लेक्चर की, रैपिड रिवीजन नोट्स अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे फार्मारॉक्स की ऐप ऊपर। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज़रूर से शेयर करिए, कमेंट करिए, एंड वैल्यूएबल सजेशंस आप कमेंट कर सकते हैं। ऑल्सो ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स, एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर ऑन एफ फार्मारॉक्स। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।